सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अद्वैत और आज मैं आप सभी का 12th एसएससी बोर्ड कंप्यूटर साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम वो करने वाले हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत बार रिपीट हुए, एज यू कैन सी ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हुआ है। तो आज हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वो पीवाईक्यूज करने वाले। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड। सो विच आर द थ्री मेन एरियाज, ठीक है, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स इट सर्विसेज। यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, ये कौन से तीन एरियाज में अपने सर्विसेज को डिवाइड करता है। तो पहला सर्विस मतलब जो है वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सेकंड है प्रोसेस मैनेजमेंट सॉरी, और थर्ड है मेमोरी मैनेजमेंट। सो इसका मैंने एक निमोनिक निकाला है, ये है पिम मैनेजमेंट। ठीक है, पी से प्रोसेस, आई से इंफॉर्मेशन और एम से मेमोरी। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं अभी। आई एम यानी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज to store, retrieve, modify the information on various devices. The services provided under information management are create files, open files, delete और close files और change working directory of course। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करता है, ये अपना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स को स्टोर करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए या फिर जो स्टोर्ड फाइल्स है उन्हें फिर से यूज़ करने के लिए यानी रिट्रीव करने के लिए ये हमें हेल्प करता है, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाला सर्विस। ठीक है, एंड ये इसके कुछ मतलब एक्शंस दिए उन्होंने, सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करता है। मतलब ये फाइल क्रिएट कर सकता है, फाइल को ओपन कर सकता है, फाइल को डिलीट या फिर क्लोज भी कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर आपको पूछा तो आपको बस इतना बताना है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फाइल्स को स्टोर करने के लिए, पहले तो रखने के लिए, उसके बाद स्टोर किया है तो फिर से रिट्रीव करने के लिए यानी कि फिर से इस्तेमाल करने के लिए, और तीसरा यानी कि मॉडिफाई करने के लिए। मतलब हमने फाइल बनाई, स्टोर करी, रिट्रीव किया उसको, और रिट्रीव करने के बाद उसमें हमें कुछ चेंजेस करने तो मॉडिफाई किया। ऐसे इन तीन स्टेप्स को आप याद रख सकते हो। ठीक है, मतलब दिमाग में रखो कि अगर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में पूछा है तो हमें पहले तो एक फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल को सेव करना है, फिर फ़ाइल को फिर से सेव से देखना है और उसमें चेंज करना है। तो उसके ये तीन कीवर्ड आपके बन जाते हैं और इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको बता देने हैं, यानी कि फ़ाइल क्रिएट करता है, ओपन करता है, डिलीट करता है, क्लोज़ करता है। तो ये मतलब आप इससे ही बता दीजिए, मतलब इन तीनों के बारे में आप यहाँ से बता दीजिए, जो रिट्रीव, स्टोर, मॉडिफ़ाई है, वो आप खुद से लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, द सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड प्रोसेसेस। In multi-user operating system, number of user located at different terminal may execute different program at a time. In such case, operating systems keep track of all the processes. आपको यही तक आंसर लिखना है, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या करता है ये प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं इसका ट्रैक ये रखता है, प्रोसेस मैनेजमेंट वाला। ठीक है, तो ये असल में करता क्या है, मतलब अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो यहाँ से कोई इंसान इसे चला रहा है और इस तरफ से भी कोई इंसान इसे चला रहा है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग प्रोसेस को रन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस को रन कर रहे हैं इसमें। अब वो प्रोसेस जो रन हो रही है उसका ट्रैक रखने के लिए ये प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सो व्हाट इट डज इज, नंबर ऑफ यूजर लोकेटेड डिफरेंट टर्मिनल में एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम एट अ टाइम, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला। इन सच केस ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेस। सिंपल है। ठीक है, पहले तो पॉइंट क्या लिखना है कि ये सभी प्रोसेस का ट्रैक रखता है। सेकेंड थिंग, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो लोग अलग अलग जगह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये उनका मतलब कर सकते हैं, ये सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये बताना है कि ये ऑपरेटिंग प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ये उनका ट्रैक रखता है बस।
फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा बहुत सिमिलर है, सेकंड पॉइंट में बस हमें ये एग्जांपल की मदद से समझाना है। अगर आपको ये डायग्राम विजुअलाइज हो जाएगा तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड, मेमोरी मैनेजमेंट। द सर्विसेज इन मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ ऑल द मेमोरी लोकेशंस। इसको आप यहीं तक याद रखोगे तो भी बस हो जाएगा, उसके आगे का याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हाँ मतलब वन लाइनर ही है ये। जितने भी मेमोरी लोकेशंस है, यानी कि आपने अगर किसी डाटा को कहीं पे तो स्टोर किया, तो उस जगह का एड्रेस, एक एड्रेस होता है, ठीक है, तो उस जगह का एड्रेस ये मेमोरी मैनेजमेंट जो है अपने पास रखता है। तो मतलब यदि आपको वो डाटा फिर से रिट्रीव करना है तो आप उस एड्रेस की मदद से उसे रिट्रीव कर सकते हो, और वो काम हमारा मेमोरी मैनेजमेंट वाला सर्विस करता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिम मैनेजमेंट, जिसकी मैंने बोला प्रोसेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ये निमोनिक है उसका। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करता है, स्टोर, रिट्रीव या मॉडिफाई। ठीक है, वो फाइल वाला एग्जांपल आप याद में रखना, और फिर उससे ही एप्लीकेशन बता देना, क्रिएट, ओपन या डिलीट फाइल्स। सेकंड, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि ये सभी रनिंग प्रोसेसेस का ट्रैक रखता है। और ये जो डायग्राम है इसे याद रख लेना कि दो यूज़र अलग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर ये मतलब कर सकते हैं, तो फिर थर्ड वाले इसमें लिखना है कि ये उन दोनों का ट्रैक रखता है। और थर्ड यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें ये सारे मेमोरी लोकेशंस का एक ट्रैक रखता है। सो सेकंड और थर्ड जो है, मतलब प्रोसेस और मेमोरी, एक ट्रैक रखते हैं, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, या सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ विंडोज 98। ये हमारा ओवरव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है अभी, और ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, एज यू कैन सी। सो लेट्स लर्न दिस वन। द मेन फीचर्स ऑफ विंडोज 98 आर लिस्टेड बिलो। तो हमारे पास चार मेन फीचर्स हैं। पहले तो ये इस्तेमाल करने में आसान है, सेकंड ये तेज़ है, फास्ट है, थर्ड है कि इसका वेब इंटीग्रेशन ट्रू है, यानी कि वो पढ़ेंगे हम आगे, और फोर्थ यानी कि मोर एंटरटेनिंग। तो ईजियर टू यूज़ में मैंने जो पॉइंट्स टिक किए हैं वही आपको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको आएगा नहीं, क्योंकि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स, जो मतलब जितने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है 4 मार्क्स। ठीक है, और 4 मार्क्स में अगर आप हर सब पॉइंट के नीचे 1 से 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी बहुत हो जाने वाला है। तो मैंने जो पॉइंट टिक किया बस वही लर्न करके जाने हैं। तो ईजियर टू यूज़, यानी कि विंडोज़ 98 इज़ अ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फाइल कैन बी ओपन यूजिंग अ सिंगल सिंगल क्लिक। बहुत ही इजी पॉइंट है ये। विंडोज़ 98 अलाउ यूजर्स टू यूज़ मल्टीपल मॉनिटर्स विद अ सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, अब इन तीन पॉइंट्स को समझते हैं। ईजी टू यूज़ क्यों बोला है, क्योंकि ये एक सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि मैं अगर इसे यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 98 को, तो इस पे मैं एक समय पर बहुत से टास्क रन कर सकता हूँ। तो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आंसर का। वेल आई थिंक इसे रब कर सकता हूँ, यस आई कैन। हाँ, तो ये एक सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सेकंड, इसके अंदर फाइल जो है एक सिंगल क्लिक से ओपन की जा सकती है। ये पॉइंट मतलब आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली मतलब आ ही जाएगा। फाइल कैन बी ओपन यूजिंग अ सिंगल क्लिक। और थर्ड पॉइंट ऐसा है कि विंडोज़ 98 अलाउस टू यूज़ मल्टीपल मॉनिटर विद अ सिंगल कंप्यूटर, यानी कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, एक सीपीयू है, तो उस सीपीयू को आप बहुत से मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपने मतलब बड़े बड़े गेमर्स वगैरह का सेटअप देखा होगा, वो एक से ज़्यादा मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। तो वैसा सिस्टम ये विंडोज़ 98 प्रोवाइड करता था। ठीक है, अब तो बहुत पुराना हो गया ये, बट अभी मतलब विंडोज़ 11 वगैरह चालू है। सो या, सो ये तीन पॉइंट है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, फाइल कैन बी ओपन यूजिंग सिंगल क्लिक, और ये मल्टीपल मॉनिटर देता है। सेकंड, ये फास्ट है। फास्ट क्यों, विंडोज़ 98 में जो प्रोग्राम है वो फास्ट ओपन होते हैं विंडोज़ 95 से। ठीक है, ये पॉइंट मतलब आपको बस कंपैरिजन करना है। 95 और 98, इन दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। 95 जो है 98 के पहले आया था, बट मतलब ऑफ कोर्स फिर ये तो इन्फीरियर ही होगा, और 98 जो है वो सुपीरियर होगा। तो बस इतना सा लिख देना है कि विंडोज़ और प्रोग्राम जो है ये इसमें फास्ट ओपन होते हैं। ठीक है, इतना सा लिखना है बस अपने फास्टर वाले इसमें।
थर्ड, ट्रू वेब इंटीग्रेशन, यानी कि ये वेब वेब मतलब वेब पेजेस जो है, इंटरनेट जो है, इस पर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे दिया है इन्होंने, कैन ईजिली कनेक्टेड टू द इंटरनेट, विंडोज़ 98। और सेकंड पॉइंट, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस और ईमेल्स एंड मैसेजेस कैन बी सेंड टू द इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स। यानी कि विंडोज़ 98 जो है एकदम आसानी से इंटरनेट को कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी मतलब एकदम सिंपल पॉइंट है। ऐसा ध्यान में रखना कि आप जब पीसी ज्वाइन करते हो, ज्वाइन नहीं, चालू करते हो, तो चालू करते ही वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखना है, और वो विंडोज़ 98 के आगे चिपका देना है। एंड उसके बाद यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस, यानी माइक्रोसॉफ्ट में एक आउटलुक एक्सप्रेस करके एक एप्लीकेशन है, वो या फिर ईमेल, इन दोनों की मदद से आप इंटरनेट पे न्यूज़ ग्रुप में मैसेजेस भेज सकते हो। सो ये दो भी मतलब आप लर्न कर लो। एंड मोर एंटरटेनिंग, फाइनली मोर एंटरटेनिंग कैसे, विंडोज़ 98 जो है डीवीडी और डिजिटल ऑडियो को सपोर्ट करता है, यानी कि विंडोज़ 95 में ये नहीं था, और विंडोज़ 98 ये करता है, जिससे आप मूवीज़ वगैरह प्ले कर सकते हो, या गाने भी आप प्ले कर सकते हो आपके कंप्यूटर पे। तो ये कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले ईजियर टू यूज़ में आ जाता है, ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद फाइल कैन बी ओपन यूजिंग अ सिंगल क्लिक। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ऐसा है कि इस पे आप मल्टीपल मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, ये फास्टर है, यानी कि इट कैन बी मतलब it opens faster, the windows and programs open faster in windows 98 than windows 95। थर्ड, आपका वेब इंटीग्रेशन, ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेब इंटीग्रेशन लिख दोगे तो भी बहुत हो जाएगा। वेब इंटीग्रेशन में क्या है, ये इजीली कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, इट कैन बी इजीली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एंड सेकेंड थिंग, यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस और ईमेल्स, यू कैन सेंड मैसेजेस इन द इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स। और थर्ड, मोर एंटरटेनिंग, वाई मोर एंटरटेनिंग, बिकॉज ये डीवीडी और डिजिटल ऑडियो को सपोर्ट करता है, जिससे आप मूवीज और डिजिटल ऑडियो आपके कंप्यूटर पर प्ले कर सकते हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अभी हमारे पास 11th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइनक्स सिस्टम। लाइनक्स जो है थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू विंडोज 98। ठीक है, बट स्टिल लेट्स डू इट। अ लाइनक्स इज composed ऑफ थ्री मेन बॉडीज। लाइनक्स में तीन मेन बॉडीज है, पहला है कर्नल, सेकंड है सिस्टम लाइब्रेरी, और थर्ड है सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, तो कर्नल में क्या होता है, कर्नल मेंटेन्स ऑल द इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्शंस यानी कि ऑपरेशंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज प्रोसेसेस एंड वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, यानी कि ये सारे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि प्रोसेस रन होते हैं, या फिर मेमोरी जो है वर्चुअल मेमोरी कहा गया है उसमें, तो वो सब ये मेंटेन करता है। सेकेंड थिंग, हमारी सिस्टम लाइब्रेरी आ जाती है। सिस्टम लाइब्रेरी क्या करती है, इट डिफाइंस अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फंक्शंस सॉरी, थ्रू विच एप्लीकेशंस कैन इंटरेक्ट विद द कर्नल। यानी कि सिस्टम लाइब्रेरी, अब इसके ऐसे इमेजिन करो, आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में आपको किताबें दिखती हैं। ठीक है, किताबों में क्या होता है, आपका सब मैटर होता है, और मतलब सीखने की बहुत चीज़ें होती हैं। तो सेम होता है इसे सिस्टम लाइब्रेरी में। सिस्टम लाइब्रेरी में क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, जिससे कि एप्लीकेशन कर्नल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी ये कर्नल से रिलेटेड पॉइंट है। मतलब आपको अगर क्वेश्चन पूछा कि कंपोनेंट्स क्या है लाइनक्स के, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेकंड पॉइंट होगा सिस्टम लाइब्रेरी का, वो कर्नल से कनेक्टेड होगा। और कैसे कनेक्टेड होगा, लाइब्रेरी में जैसे कि सेट ऑफ फंक्शंस, स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शंस, वैसा आपको कनेक्ट करना है उसे, जी थ्रू विच एप्लीकेशंस कैन इंटरेक्ट विद द कर्नल। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, वेरी इजी वे। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी में किताब खोली, उसमें कुछ फंक्शंस दिखे मुझे, तो स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शंस थ्रू विच एप्लीकेशन कैन इंटरेक्ट विद द कर्नल। थर्ड थिंग, सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज यानी कि दीज आर द प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट टास्क्स। ठीक है, यानी कि सिस्टम यूटिलिटीज के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं टास्क को, और स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट, यानी कि कुछ एक स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो ये सिस्टम यूटिलिटीज परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने एक फिगर भी दिया है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द लाइनक्स सिस्टम। सो एज यू कैन सी, लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स, लाइनक्स कर्नल, सिस्टम शेयर्ड लाइब्रेरीज। ठीक है, देन उसके बाद सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम,
यूज़र प्रोसेस, यूज़र यूटिलिटी प्रोग्राम, कंपाइलर। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये जो डायग्राम है ये भी करके जाना है। अगर आपसे हो पाया तो करिए, या फिर आप इतना करके जाओगे तो भी यूजुअली इनफ होगा। आई डोंट थिंक वो लोग ये डायग्राम भी पूछेंगे। बट अगर पूछा, मान लो ये क्वेश्चन मिनिमम आई गेस 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है अगर इन्होंने डायग्राम एक्सपेक्ट किया है तो। बट हाँ, ये 3 पॉइंट तो करके ही जाने हैं। डायग्राम अगर आपसे हुआ तो करो, वरना फिर ये 3 पॉइंट्स अच्छे से करके जाओ। ओके, तो फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। कर्नल यानी कि क्या होता है? कर्नल यानी कि सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे कि प्रोसेसेस और वर्चुअल मेमोरी, वो ये मेंटेन करता है। सेकंड, सिस्टम लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की किताब मैंने जैसे बोला, इट कंटेन्स द स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, थ्रू विच द एप्लीकेशंस कैन इंटरेक्ट विद द कर्नल। और थर्ड आता है हमारा सिस्टम यूटिलिटीज। दीज आर द प्रोग्राम दैट परफॉर्म इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट टास्क, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारा। वेट अ सेकेंड, या ये भी क्वेश्चन हो गया। सो हमने अभी 3 PYQs कर लिए बहुत इजी तरीके से। एंड में मैं इसका सब का मतलब एक आपको रिवाइज करवा दूंगा। नाउ टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ फाइल सिस्टम एंड डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम और डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो दो, मतलब इन्होंने हर इसमें 4-4 पॉइंट दिया है, 3-3 पॉइंट दिया है, तो इसमें से हमें मिनिमम 2 करने हैं और मैक्सिमम 3 करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ों के बारे में बताना है। सो या 2 to 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइल सिस्टम के फंक्शंस क्या है? इट अलाउज द यूज़र टू डिफाइन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज टू ईच फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ऊपर बनाया है, इसके आगे मतलब है थोड़ा सा, आपको ये याद रखना, तो ये भी याद रख सकते हो। इट अलाउज यूजर टू डिफाइन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, अलोकेट एंड डीअलोकेट द डिस्क स्पेस टू ईच फाइल। या फिर अब इतना भी याद रख सकते हो, इट अलाउज यूजर टू डिफाइन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज टू ईच फाइल। सेकंड, इट स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। थर्ड, इट ओपन्स अ फाइल, यू कैन ओपन अ फाइल, क्रिएट अ फाइल और डिलीट अ डायरेक्टली, ठीक है। तो अब समझते हैं कि क्या है फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम। यानी कि ये यूज़र को जो है फाइल को डिफाइन करना, यानी कि फाइल का क्या है उस फाइल में एग्जैक्टली आप फाइल को नाम देते हो, फाइल में चीज़ें ऐड करते हो, ठीक है, कुछ इमेजेस ऐड कर रहे हो, तो वो सब ये अलाउ करता है डिफाइन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। और एलोकेट स्पेस, एलोकेट स्पेस वाला पॉइंट आप लिख दो इसमें। आप मतलब इसके पहले जस्ट एक आप एलोकेट स्पेस वाला पॉइंट ऐड कर दो, दैट्स इट। और एंड में आप ये टू ईच फाइल लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बन जाता है, इट अलाउज यूजर टू डिफाइन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड एलोकेट स्पेस टू ईच फाइल, ठीक है। यानी कि आप फाइल के अंदर चीज़ें ऐड कर रहे हो, आप उसे डिफाइन कर रहे हो। डायरेक्टरी में आप चीज़ें ऐड कर रहे हो, आप उसे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। और उसे एक स्पेस दे रहे हो, ऑपरेटिंग मतलब आपके पीसी में एक स्पेस दे रहे हो। आपका 1 TB स्टोरेज है, 500 GB स्टोरेज है, उसमें आप थोड़ा सा स्पेस दे रहे हो उसको, एलोकेट कर रहे हो स्पेस। एलोकेट वर्ड थोड़ा सा हाई फाई, बट हाँ, गिविंग अ स्पेस आप लिख सकते हो। गिविंग अ स्पेस टू ईच फाइल, ये आपका पहला फंक्शन हो जाता है। सेकंड फंक्शन वेरी इजी, इट स्टोर्स डाटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि फाइल्स है तो ऑफ कोर्स फाइल में क्या होता है, डाटा होता है, इमेजेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है। और थर्ड थिंग, आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप एक डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो। ऐसे कुछ आपके फंक्शंस है, कुछ फंक्शंस दिए है, ठीक है। तो इन्हें इन्हें इनमें से ही लिख दो, मतलब तीनों ही लिख दो, वैसे इजी है बहुत। तो इसका फाइल फंक्शन, फाइल सिस्टम के हमारे फंक्शंस क्या हो जाता है? पहला फंक्शन तो हमारा हो जाता है कि ये इट अलाउज द यूज़र टू डिफाइन फाइल एंड डायरेक्टरीज and allocate space to each file or give space to each file. Second thing, it stores data or information. Third thing, you can open a file, create a file or delete a directory, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके फाइल सिस्टम के 3 पॉइंट्स। सेकंड, अगर हम बात करें डिवाइस मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, तो डिवाइस मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है? इट मूव्स डाटा फ्रॉम ड्राइवर टू टर्मिनल एंड सेकंड, ब्लॉक नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सेक्टर नंबर। यानी कि
यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट जो होता है, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस मैनेजमेंट, ये मान लो कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओ वेट, वहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपी लिख दिया था, राइट, सॉरी। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें इसका एक टर्मिनल यहाँ पे है, यहाँ यूज़र बैठा है और यहाँ पे डाटा का प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ये यहाँ पे एक ड्राइवर होता है, ठीक है। तो आपका जो डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, यहाँ से डाटा उठाता है, ये ड्राइवर की मदद से यूज़र तक पहुँचाता है। यूज़र कहाँ है, टर्मिनल पे बैठा है। तो इट मूव्स डाटा फ्रॉम द ड्राइवर टू द टर्मिनल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट, ब्लॉक नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सेक्टर नंबर। ये मतलब थोड़ा कोडिंग में चला जाता है, सो आप इस पॉइंट को बस याद रख लो कि ये जब डाटा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वो ब्लॉक नंबर्स में होता है। तो वो जब हमारे टर्मिनल तक यानी यूज़र तक पहुँचता है, वो जब आप तक पहुँचता है, आपका एग्जांपल लेते हैं, वो जब आप तक पहुँचता है तो वो सेक्टर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इसका पॉइंट क्या हो जाता है अभी, इट मूव्स डाटा फ्रॉम द ड्राइवर टू द टर्मिनल, एंड सेकंड ब्लॉक नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सेक्टर नंबर। और ये फाइल्स का हमने तो रिवाइज कर ही दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, ओके। वैसे ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ओके, ये रिपीट नहीं हुआ, ये न्यू क्वेश्चन है, बट आने के चांसेस है, तो मैंने इसलिए कवर करवा लिया है। अगेन अ क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है 2004 में, 2007 में, 2015 में। सो एक्सप्लेन द फाइल सिस्टम रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विथ फाइल ऑपरेशंस। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड जो फाइल सिस्टम है, वो उसे फाइल के ऑपरेशंस की मदद से एक्सप्लेन करो। तो ये बहुत इजी है अगेन, ठीक है। क्या ही है इसमें, द फाइल रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अलाउज यूजर टू डिफाइन फाइल एंड डायरेक्टरी, एलोकेट डिस्क स्पेस टू ईच फाइल। यानी कि इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसका ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसे देखो, 16 का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिफाइन फाइल एंड डायरेक्टरी एंड एलोकेट डिस्क स्पेस टू ईच फाइल। और यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखो, allows user to define file and directories and allocate disk space to each। यानी कि 13th क्वेश्चन का जो क्या है क्वेश्चन, राइट फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम, उसका और एक्सप्लेन द फाइल सिस्टम रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, उसका फर्स्ट पॉइंट सेम है, टोटली सेम, ठीक है, पूरा का पूरा सेम है। तो उस एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लो और वो आपको दो क्वेश्चन में काम आने वाला है। सेकेंड पॉइंट है, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी प्रोग्राम और डाटा। ठीक है, ये बहुत लॉजिकल सी बात है। यानी कि अगर आप आपके पीसी में कोई फाइल बना रहे हो, या मान लो कि आप गेम खेलते हो बहुत, तो आपने गेम स्टोर करने के लिए एक फाइल बनाई है आपके पीसी पर। सो आप उस फाइल के अंदर सारी गेम की ही चीज़ें डालोगे। यानी कि मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, जी टी ए वाई सी टी, तो उसमें आप गेम की सारी फाइल्स डालोगे, उसमें सारे चीट कोड डालोगे, मतलब एक नोटपैड में सब चीट कोड लिखोगे, फिर वो सब चीट कोड डालोगे उसके अंदर। तो वो जो फाइल हो गया है वो पूरा एक गेम के रिलेटेड हो गया है। यानी कि आप उसमें सब सिमिलर इन्फॉर्मेशन डाले हो, सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। तो ये रिलेटेड वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइल क्या होता है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी प्रोग्राम और डाटा। प्रोग्राम यानी कि GTA वाई सिटी का गेम का प्रोग्राम, या फिर डाटा यानी कि जो चीट कोड्स थे, ठीक है, ऐसा। तो आप इसे अपने किसी भी गेम की तरह समझ सकते हो। मैंने तो GTA वाई सिटी एग्जांपल दिया बिकॉज बचपन में मैं भी वो बहुत खेलता था। सो या, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी प्रोग्राम और डाटा। और थर्ड पॉइंट जो है वेरी वेरी इजी, फाइल के ऑपरेशंस क्या है। तो आप बस ऐसा लिख दो, दीज आर द फॉलोइंग ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड बाय अ फाइल सिस्टम। वो है क्रिएट अ फाइल, फॉर क्रिएटिंग अ फाइल फर्स्ट चेक वेदर द सफिशिएंट स्पेस इज अवेलेबल, if it is available entry for use file must be made in directory, write a file, for writing a file there is a command which is the name of the file is given, then operating system search for the file and directory and write it। इसका मतलब क्या है, यानी कि फाइल ऑपरेशन में सबसे पहले फाइल क्रिएट करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि भाई पीसी में जगह है कि नहीं। मतलब अगर जगह होगी तो ही क्रिएट कर पाओगे ना भाई, अगर स्टोरेज फुल होगी तो फाइल कैसे क्रिएट करोगे, वो भी तो जगह लेती है। सो उस वजह से पहले तो जगह चेक करनी पड़ेगी है या नहीं। अगर है, इफ इट इज़ अवेलेबल देन एंट्री फॉर न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन डायरेक्टरी। अगर जगह होगी तो डायरेक्टरी में सबसे पहले नई फाइल की एंट्री करवानी पड़ेगी। यानी कि बिल्डिंग में जब डिलीवरी बॉय आता है तो नीचे वॉचमैन के पास पहले रजिस्टर में एंट्री करवाता है ना भाई, कि मैं इस कंपनी से आया हूँ और मुझे यहाँ इस फ्लैट में
डिलीवर करना है। तो यही ऐसा ही सीन है। अगर मतलब बिल्डिंग में से किसी ने मंगाया होगा पार्सल, तो पहले चेक करेगा वॉचमैन बुला के, कॉल करके कि आपने पार्सल मंगाया, अगर मंगाया हाँ, यानी कि इफ़ इट इज़ अवेलेबल, तो फाइल की एंट्री करवानी पड़ेगी। ऐसा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। सेकेंड, राइट अ फाइल। राइट अ फाइल में क्या है, अगर देर इज अ कमांड इन विच नेम ऑफ द फाइल इज गिवन, यानी कि आपको फाइल को नेम करना है पहले तो, और उसके बाद अगर आपको उस फाइल को फिर से खोलना होगा, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, राइटिंग यानी कि चेंज करना, उसमें कुछ बदल करना, उसमें बदलना उसके अंदर, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको मतलब एक नाम होता है, वो नाम आपको सर्च करना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये डायरेक्टरी का एंट्री जो है, ये आपके लिए वो फाइल ढूंढ देगा, ठीक है, ऐसा करना है। और इसके लिए भी हम सेम एग्जांपल लेते हैं। तो हाँ, एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि बिल्डिंग के नीचे डिलीवरी बॉय जो है, वो अभी पार्सल को रिटर्न यानी रिप्लेस करना है पार्सल को, मतलब जो कस्टमर ने ऑर्डर किया, उन्हें लगा कि यार ये पार्सल सही नहीं है, मुझे रिटर्न करना है इस पार्सल को। तो डिलीवरी बॉय लेने आया, तो पहले उसने वॉचमैन के पास गया, उसने एंट्री करवाई, ठीक है, नाम वाम दिया अपना, इस कंपनी से आया हूँ। तो वॉचमैन ने अभी घर पे फ़ोन किया कि आपको ये पार्सल रिटर्न करना है क्या, घर वालों ने बोला हाँ हाँ रिटर्न करना है। तो फिर उसने एड्रेस बताया कि हाँ इस फ्लैट में जाओ, ऐसे, ठीक है। तो इन दो, मतलब वही बिल्डिंग वाले एग्जांपल की मदद से आप इन दो पॉइंट्स को इजीली कर सकते हो। क्रिएट अ फाइल, यानी कि डिलीवरी बॉय आया, उसने पहले नाम वगैरह लिखवाया, और वो उन्होंने सच में पार्सल मंगाया तो उसको एंट्री अलाउ की, ठीक है। राइट अ फाइल, यानी कि उन्होंने रिटर्न का पॉलिसी वो किया, ठीक है। तो फिर डिलीवरी बॉय आया, उसने अपना नाम वगैरह बताया, वॉचमैन ने ऊपर कॉल आया कि डिलीवरी मतलब रिटर्न करना है, हाँ करना है, तो वैसे। तो अब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ फाइल वेयर द सफिशिएंट स्पेस इज अवेलेबल, इफ इट इज अवेलेबल देन एंट्री फॉर न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द डायरेक्टरी। और राइट अ फाइल, यानी कि फाइल में चेंजेस करना। तो फॉर राइटिंग द फाइल देयर इज अ कमांड इन विच द नेम ऑफ फाइल इज गिवन, फाइल को नेम दिया जाता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च फॉर दैट फाइल इन द डायरेक्टरी एंट्री एंड राइट टू इट, ठीक है, वेरी इजी। सो ये हो गया हमारा फाइल सिस्टम वाला क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट तो हमें आता ही है, और सेकंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अभी हम अपने आई थिंक हमने कितने क्वेश्चन करवाए अब तक। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे आराम से, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ओके, फिफ्थ भी हो गया, नाइस, वेरी नाइस। सिक्स क्वेश्चन पे हम, कूल। सो सिक्स क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन केस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क के इससे हमें इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन पहले तो कितनी बार रिपीट हुआ है वो देखते हैं। 2006, 2009, 2003, 2006, 2021, 2017, अगेन बहुत बार रिपीट हुआ है। ट्रैक्स एंड सेक्टर, सीक टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, लेटेंसी टाइम। अब ये जो है आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो अभी करते हैं सॉल्व। मैंने रिसेंटली एक प्रीलिम का पेपर देखा था, और उसमें ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है वो एमसीक्यू में आया था, ठीक है। सो या, तो following terms, tracks and sectors. Magnetic disk surface is made up of concentric circles called as tracks. The number of tracks varies depending on the disk type. A track is further divided into small areas called sectors. Sector is the smallest unit of information which can be read from or written to the disk. Sector varies from 32 bytes to 4096 bytes, and a track contains 4 to 32 sectors per track and 75 to 500 tracks per disk surface. सेकंड, सीक टाइम क्या होता है, सीक टाइम यानी कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक। ट्रांसमिशन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रीड राइट हेड फॉर अप्रोप्रिएट सरफेस एंड रेड डाटा इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन टाइम। फोर्थ यानी लेटेंसी टाइम या फिर रोटेशनल डिले क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिक्वेस्टेड सेक्टर ऑन ट्रैक टू रोटेट बिलो द हेड इज कॉल्ड एज लेटेंसी टाइम या फिर रोटेशनल टाइम। अब इसे समझते हैं क्या कह रहा है भाई ये। तो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में ये कहता है कि मैग्नेटिक डिस्क सरफेस जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बना होता है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, वैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, या तो रूलर की तो जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि सर्कल्स जिनका सेंटर का जो पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। अब मैं मतलब मैं अभी ये फिफ्थ सर्कल बनाने के बाद, फोर्थ सर्कल बनाने के बाद अब बता दो, ठीक है। सर्कल का साइज मत देखो भाई प्लीज। तो यहाँ पे इन सब का सेंटर सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेंटर है ये सबके लिए सेम है, मतलब उसके अराउंड ही सब सर्कल्स बने हैं। तो ये मैग्नेटिक डिस्क का सरफेस है ना, ऐसे ही बना होता है।
और इन्हें कहा जाता है ट्रैक्स, TRACKS, ट्रैक्स, ट्रैक्स कहा जाता है इन्हें। तो द नंबर ऑफ ट्रैक्स वेरीज अपॉन अ डिस्क टाइप, ठीक है। तो ये ट्रैक जो है डिस्क के टाइप के ऊपर वेरी करता है। सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिटर्न रीड फ्रॉम और रिटर्न टू द डिस्क, यानी कि ट्रैक जो है ये छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया जाता है। सेक्टर, ये छोटा छोटा एरिया मान लो सेक्टर है, ठीक है। सो सेक्टर इज अ स्मॉल यूनिट इंफॉर्मेशन। Sector varies from 32 bytes to 4096 bytes. A track contains 4 to 32 sectors per track and from 75 to 100 75 to 500 tracks per disk surface. यानी कि इस एक ट्रैक के अंदर ये ट्रैक नंबर 1, ये ट्रैक नंबर 2, ये ट्रैक नंबर 3, ये ट्रैक नंबर 4, सबसे सेंटर वाला फोर्थ है। हर ट्रैक के अंदर अराउंड 32 सेक्टर्स हैं, ठीक है। और कुछ कुछ डिस्क्स में, मतलब ये तो मैंने 4 ही ट्रैक्स बनाए, तो कुछ कुछ डिस्क में जो है 4 to 32 सेक्टर पर ट्रैक एंड 7 ट्रैक्स पर डिस्क सरफेस। कुछ कुछ डिस्क में जो है 75 ट्रैक्स होते हैं या फिर 500 ट्रैक्स होते हैं, तो उसमें सेक्टर सोचो कितने होंगे, 500 into 32, उतने सेक्टर होंगे, ठीक है। तो वही हमें लिखना है। तो पहले ट्रैक के बारे में क्या लिखना है हमें, मैग्नेटिक डिस्क जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से बनी होती है जिसे कहा जाता है ट्रैक्स। अब ट्रैक का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, वो होता है सेक्टर, ठीक है। और ये सेक्टर जो है ना ये अलग अलग बाइट्स में होते हैं। तो यहाँ पे वेरीज फ्रॉम, यहाँ पे बाइट दिया है 32 बाइट्स, 4096 बाइट्स, ठीक है ऐसा। और हर ट्रैक में इन्होंने बोला है 4 to 32 सेक्टर्स होते हैं, इतना ध्यान में रख लो बस। क्या क्या बोला है फिर, मैग्नेटिक डिस्क इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल डॉट ट्रैक्स, ठीक है। ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज फॉर सेक्टर्स, सेक्टर इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ये। और यहाँ से आपको यहाँ तक याद रखना है, बस इतना ही। तो क्या है पॉइंट्स, मैग्नेटिक डिस्क जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनी होती है जिन्हें ट्रैक्स कहा जाता है, इन्हें फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। सेक्टर जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का डिस्क के ऊपर, ठीक है। और सेक्टर जो है 32 बाइट्स से 4096 बाइट तक वेरी करता है। और एक ट्रैक में 4 से 32 सेक्टर्स होते हैं। अब ये समझना थोड़ा हार्ड है आई नो, तो फिर से एक बार फाइनल टाइम समझ लेते हैं। ये डिस्क है हमारी, डिस्क के ऊपर ये छोटे छोटे ट्रैक्स है। हर ट्रैक के अंदर ना 4 से 32 सेक्टर्स है, यानी कि ट्रैक के अंदर और छोटे छोटे पार्ट्स, इन्हें सेक्टर कहा जाता है। अब सेक्टर जो होता है ना ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक डिस्क के ऊपर। और इस ये बाइट्स में स्टोर करता है, तो यहाँ पे 32 से लेकर 4096 बाइट्स तक स्टोरेज ये मतलब सेव कर सकता है डाटा। तो ऐसा होता है। तो मतलब आई होप अब आप समझ गए होंगे, इस डायग्राम की मदद से समझना, मतलब याद रखना कि यार ऐसे ऐसे सर्कल बनाए थे बहुत अजीब व गरीब, ठीक है। और इसमें ट्रैक था, ये ट्रैक है, इसके अंदर सेक्टर है, सेक्टर कितने होते हैं 4 से 32 होते हैं हर ट्रैक के अंदर। और हर सेक्टर के अंदर कितनी स्पेस होती है 32 से लेकर 4096 बाइट्स, ठीक है। हो गया। अब सीक टाइम की तरफ बढ़ते हैं। ये सीक टाइम के, ये सीक कबाब नहीं है, सीक टाइम है ये। तो सीक टाइम क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड और राइट हेड्स टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक्स। यानी कि ये डिस्क के ऊपर है ना ऐसी डंडियां होती हैं। अरे ये तो भाई, ओ वाओ, न्यू थिंग, नई चीज़ समझ में आई मुझे। हाँ, तो मान लो कि ये एक मतलब डंडी है इसके ऊपर, ठीक है। ओके थोड़ा सा गंदा हो गया बट हाँ, ये एक डंडी है। और इसे आप या तो रीड हेड बोलो या फिर राइट हेड बोलो, कोई भी। तो क्या होता है, सीक टाइम का मतलब ऐसा होता है कि ये ना इस डिस्क के ऊपर घूमता रहता है। सो इसको ट्रैक नंबर 3 पर आने के लिए जितना टाइम लगेगा ना उसे सीक टाइम बोला जाता है। मतलब अभी ये ट्रैक नंबर 1 और 2 के बीच में है, मतलब 1 पे होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मतलब मैंने छोटा बना दिया, चलो बना बड़ा बना देता हूँ। हाँ, सो मैंने इसे ट्रैक 1 पे रख दिया है। अभी इसे ट्रैक 3 पर, 1 से 3 पर आने में जितना टाइम लगेगा उसे कहा जाता है सीक टाइम, ठीक है। सेकंड होता है ट्रांसमिशन टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रीड राइट हेड फॉर अप्रोप्रिएट सरफेस एंड रीड डाटा इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन टाइम। यानी कि
द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रीड राइट हेड फॉर अप्रोप्रिएट सरफेस, यानी कि ये जो अभी 1 पे है, मुझे इसे मुझे इससे थर्ड वाला डाटा जो है, थर्ड ट्रैक पे जो डाटा है, मुझे इससे वो रीड करवाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्टिवेट करने में जितना समय लगेगा ना, उसे ट्रांसमिशन टाइम कहा जाता है। ओके, समझ गए? अब मैं डिफरेंस समझा देता हूँ दोनों में। सीक टाइम में क्या होता है, इस ट्रैक से इस ट्रैक पर आने के लिए कितना समय लगेगा, उसे कहा जाता है सीक टाइम। और ट्रांसमिशन टाइम यानी कि मुझे थर्ड वाला ट्रैक का डाटा रीड करवाना है, तो मुझे इसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा ना। मतलब ये फर्स्ट का डाटा रीड करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। मुझे अब इसे बोलना है कि भाई नहीं, फर्स्ट का नहीं, अब तो थ्री का कर तू। तो मैं वो थ्री का बताने में जितना मुझे देर लग रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रीड राइट फॉर अप्रोप्रिएट सरफेस एंड रीड द डाटा इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, मतलब मैं उसको बताऊंगा, फिर वो जाएगा थर्ड पे, थर्ड के बाद वो डाटा रीड करेगा, तो वो जो टाइम था ना, उतना गैप, उस गैप को कहा जाता है ट्रांसमिशन टाइम। और फाइनली लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम का अर्थ क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिक्वेस्टेड सेक्टर टू रोटेट बिलो द हेड इज कॉल्ड एज लेटेंसी टाइम और रोटेशनल डिले। यानी कि इस हेड के नीचे, मतलब ये अभी 1 पे मूव कर रहा है ना, हमारा रीड राइट वाला हेड। अब अगर मुझे इस थर्ड ट्रैक को, मतलब ये जो थर्ड ट्रैक है, इसको इसके नीचे लाना है। ठीक है, तो उसे, थर्ड ट्रैक को इसके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, उसे कहा जाता है लेटेंसी टाइम या फिर रोटेशनल डिले। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिक्वेस्टेड सेक्टर ऑन द ट्रैक टू रोटेट बिलो द हेड is called as the latency time और rotational delay। आई एम सॉरी, इस ट्रैक को नहीं, इस 1 पे ही, इस सेक्टर को मान लो, ये एक सेक्टर है 1 पे, 32 में से ये एक सेक्टर है, तो इसे इसके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, उसे कहा जाता है लेटेंसी टाइम या फिर रोटेशनल डिले। आई एम रियली सॉरी, ये है इसका मीनिंग। तो अभी फिर से करते हैं। ट्रैक्स एंड सेक्टर्स का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे डायग्राम की मदद से समझाया। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, उस पर अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ट्रैक्स होते हैं। अब ट्रैक्स जो होते हैं, ये फर्दर डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में। सेक्टर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इन्फॉर्मेशन डिस्क के ऊपर। और ये इसकी साइज़ वेरी होती है 32 से 4096 बिट्स तक, बाइट्स तक। और एक ट्रैक के अंदर मिनिमम 4 to 32 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब सीक टाइम क्या होता है, सीक टाइम यानी कि इस ट्रैक को ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 3 पर जाने के लिए जितना समय लगता है, उसे कहा जाता है सीक टाइम। ट्रांसमिशन टाइम का अर्थ ये होता है कि मुझे, मतलब इसे 1 से 3 वाला डाटा अब रीड करवाना है, तो मैं इसे एक्टिवेट करवाऊंगा पहले कि भाई तू 1 से 3 पे जा, फिर वो उस पे जाएगा, फिर वहाँ के डाटा को वो रीड करेगा। उस समय में जितना टाइम टाइम जा रहा है, उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन टाइम। और थर्ड, लेटेंसी टाइम या फिर रोटेशनल डिले, यानी कि यहाँ पे ये जो सेक्टर है, ट्रैक नंबर 1 पे ये जो सेक्टर है, ये रेड रेड यहाँ पे अभी जो मैं कर रहा हूँ, इस सेक्टर को हमारे रीड राइट हेड के नीचे आने के लिए जितना समय लगेगा, उसे कहा जाता है लेटेंसी टाइम या फिर रोटेशनल डिले। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन इनफैक्ट। बस इसमें टेक्निकल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर आपको ये याद रखने में हार्ड हो रहा है, तो आपको बस ये डायग्राम बनाना है। इस पे एक रीड राइट वाला हेड हेड बना दो, एक सीधी डंडी, और उस पर थोड़ा सा शेडिंग कर दो ऐसे, और नंबरिंग कर दो उसको। ठीक है, तो शिफ्ट टाइम यानी क्या, इससे यहाँ तक आने के लिए। ट्रांसमिशन टाइम यानी क्या, यानी इसको बोलने के लिए भाई तू वहाँ जा। और लेटेंसी टाइम यानी कि क्या, यानी कि ये जो सेक्टर है, इसको यहाँ आने के लिए, इसके नीचे आने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, सो इंटरनल एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ये लॉकडाउन के, मतलब टाइम पे बहुत फेमस था क्वेश्चन। देख सकते हो आप, 2020 में आया है मार्च में, 2020 दिसंबर में आया है, अक्टूबर 2021 में आया है। ठीक है, तो क्या है ये इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस विद इन द पार्टीशन इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद वेरिएबल पार्टीशन मतलब इसका आप उल्टा लिख दो बस। पार्टीशन होते हैं अलग अलग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर पार्टीशन के इस तरफ, यानी कि अंदर की तरफ, अगर मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रही है, तो उसे कहा जाता है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। क्या कहा जाता है उसे, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। अगर जो पार्टीशन है उसके इस तरफ वाली, यानी अंदर की तरफ वाली स्पेस वेस्ट हो रही है।
अगर पार्टिकल के बाहर वाली या फिर उस तरफ की स्पेस वेस्ट हो रही है तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसे एक एग्जाम्पल की तरह तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आते हैं, यानी कि जो टेक्निकल एग्जांपल्स है इस पर आते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि तीन दोस्त बिरयानी खाने एक होटल में गए, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर दिया, बट उन्हें पता नहीं था कि बिरयानी कितनी आएगी, तो उन्होंने तीनों के लिए एक एक मतलब एक एक प्लेट बिरयानी बता दी, ऑर्डर कर दी, ठीक है। अब वो एक एक प्लेट इतनी बड़ी थी, ठीक है, कि मतलब उस एक प्लेट में तीनों का पेट भर जाता, बट अब वो एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, मतलब एक्स्ट्रा खाना आ गया, ठीक है। तो वो तीनों मिलकर तो एक ही प्लेट खत्म कर पाए, बाकी दो तो वेस्ट चली गई, ठीक है। तो उसे कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि वेस्ट होना। अब विद इन द पार्टीशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द पार्टीशन, वो अब हमें इससे समझना पड़ेगा। यानी कि a file consists of number of blocks. Consider the block size of operating system is 1024 bytes and the file size of and the file is of 3499 bytes, ठीक है। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि ये एक डब्बा है, ठीक है, इसमें कितने हैं 1024 बाइट्स है, 1024, इस पे लिखने नहीं जम रहा, ठीक है। हाँ, और ये एक बड़ा फाइल है, ठीक है, इसमें कितने हैं 3499 बाइट्स, ठीक है। इसमें 3499, इसमें 1024। इसे हमें इसके अंदर फिट करवाना है भाई, ठीक है, इसे हमें इसके अंदर फिट करवाना है। तो अगर मैं इसके 3 ब्लॉक्स फिट कर दूँ तो 3000 24 58 72 3072 बाइट्स भर जाएंगे। पर फिर भी जगह बच रही है ना भाई, तो मुझे इसके 4 ब्लॉक्स फिल करने पड़ेंगे। तो 4 ब्लॉक्स अगर हम फिल कर देंगे तो ये जो 597 बाइट्स है ना, ये मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। 4 ब्लॉक्स अगर मैं फिल कर दूँ तो 3499 के ऊपर चला जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 4000 हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो ये 597 बाइट्स की स्पेस वेस्ट हो जाएगी, और इस वेस्ट को कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यानी कि स्पेस इतनी ही थी बट हमने गलती से ज़्यादा भर दिया, ठीक है, वो बिरयानी वाला, मतलब उन्हें 3 लोग का ही खाना था बट उन्होंने उससे ज़्यादा मंगा दिया। Second, external fragmentation. Suppose a job of 512 bytes is terminated and new job of 256 byte is loaded in the partition. Then 256 bytes of memory is wasted. यानी कि अब ये जो 512 बाइट्स है, मतलब ये सबसे बड़ा है 512 बाइट्स, ठीक है, इसे टर्मिनेट कर दिया है, यानी कि इसे अब बंद करने की बारी आ चुकी है। और एक न्यू जॉब जो है 256 बाइट्स का, 256 न्यू जॉब, ये इसे चालू करने की बारी आ चुकी है। अब इसके अंदर के 250 लोग अगर हम इसके अंदर भेज दें तो 256 तो वेस्ट हो जाएंगे, बाकी 256 आगे वो काम करने लग जाएंगे, बट 256 वेस्ट हो जाएंगे। उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यानी कि जितनी ज़रूरत थी, मतलब लोग तो बहुत थे बट ज़रूरत कम थी, तो जो बाकी के लोग बचे उनका तो मतलब पोटेंशियल वेस्ट हो गया, वैसे याद रखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल को आप बिरयानी की मदद से याद रखो, सेकंड एग्जांपल को आप जॉब की तरह से याद रखो। फर्स्ट एग्जांपल में क्या हो गया कि भाई पार्टीशन के इस तरफ, यानी कि अंदर की तरफ जो है मेमोरी स्पेस विद इन द पार्टीशन का वेस्टेज अगर हो गया तो उसे कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एग्जांपल के समझ तरीके से समझे तो एक ब्लॉक है 1024 बाइट्स का, उसे हमें एक 3499 बाइट्स के फाइल में डालना है। तो 4 ब्लॉक्स यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा मैथ्स लगा दो, 597 बाइट्स वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसे कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। बिरयानी वाला एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। बिरयानी लिखो मत, बिरयानी मतलब जितने भी एग्जांपल मैंने बताए रियल लाइफ वाले, उसमें से कुछ भी मत लिखना भाई। जो भी मैंने अभी इसमें बताया टेक्निकल टर्म्स में, सिर्फ वही लिखना है एग्जाम में, बिरयानी के मार्क्स नहीं मिलने वाले। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जॉब वाला लिख दो कि भाई 512 लोग थे काम पे, अब 512 लोग में से 256 लोग कोई नई जॉब, मतलब नई जॉब को लिए जिसमें 256 लोग चाहिए, तो 256 लोग 512 में से चले गए, पर बाकी के 256 तो उन्हें तो जॉब नहीं मिला भाई, और उनका काम चला गया। तो ऐसे जो पार्टीशन के बाहर की तरफ से मेमोरी वेस्ट हो रही है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और ये दो है उसके एग्जाम्पल।
वेरी इजी, ये तो बहुत इजी था भाई। बस एक लाइन याद करनी है इसमें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। ये मत याद करना है वेरिएबल पार्टीशन सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये वेरिएबल वगैरह थोड़ा हार्ड हो जाएगा। वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस विद इन द पार्टीशन, और इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस आउटसाइड द पार्टीशन, इतना लिख दो, ठीक है। अब वीडीयू पे आते हैं। वीडीयू, वीडीयू क्या होता है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्मिनल्स भी है इसमें। डम टर्मिनल क्या होता है और इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है? एक सेकेंड। ओके, सो अगेन वेरी वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन, 2002 में आया, 2007 में आया, 2018 में आया, 2018 में आया फिर से, ठीक है। तो वीडीयू क्या होता है भाई एग्जैक्टली exactly? तो चलिए समझते हैं। वीडीयू होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट और टर्मिनल इज नथिंग बट अ कॉमन इनपुट आउटपुट मीडियम, ठीक है। ये बस एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो आपको स्क्रीन पर जो चीज़ें दिख रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रही है, वो इस वीडियो के वजह से होता है। और ये कॉमन एक इनपुट आउटपुट मीडियम है बस, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। इनपुट जो है कीबोर्ड, आउटपुट जो कि है स्क्रीन। मतलब एग्जांपल दिया उन्होंने, आउटपुट के एग्जांपल तो मतलब वैसे तो फिर आपका जो स्पीकर है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो स्पीकर होता है, लैपटॉप के अंदर है, हाँ, वो भी एक आउटपुट का यूनिट बन जाता है। तो इन्होंने बस एग्जांपल दिया स्क्रीन का। और देर आर टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स, एक होता है डम टर्मिनल और एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो डम टर्मिनल क्या होता है? डम टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑन विच स्मॉल प्रोग्राम्स कैन रन एंड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, और इस पे बेसिक आई ऑपरेशंस रन होते हैं। सो इसमें ये दो पॉइंट कर लो। और इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है? इंटेलिजेंट टर्मिनल में पावरफुल हार्डवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर एंड देन अ डम टर्मिनल। इट ऑल्सो हैज अ मोर अमाउंट ऑफ मेमोरी। ओके, सो इसमें एक पॉइंट को लर्न कर लिया तो भी बहुत है, सेकंड पॉइंट सिमिलर है उसके, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है, जो कि एक कॉमन इनपुट आउटपुट मीडियम, ठीक है। और अब ये जो टर्मिनल होता है ना, जो इन्होंने बोला डम टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इनपुट टर्मिनल, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी कीबोर्ड, माउस भी एक इनपुट यूनिट है, मतलब माउस आई थिंक आईओ मतलब इनपुट भी है आउटपुट भी है मे बी, बिकॉज नहीं, माउस सिर्फ इनपुट ही है, राइट। सो इनपुट यूनिट का एग्जांपल कीबोर्ड आप दे सकते हो, एंड आउटपुट का आप स्क्रीन दे सकते हो। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स, एक होता है डम टर्मिनल और एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल जो है, नाम से ही डम है, थोड़ा सा बुद्धू है। तो बुद्धू वाला क्या करता है भाई? ये बस छोटी छोटी चीज़ें करता है, ठीक है। और इस पे बस इसके पास मेमोरी भी छोटी होती है। यानी कि ऐसे समझ लो कि क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक टॉपर और एक बैक बेंचर। तो टॉपर जो होता है फर्स्ट बेंच पे बैठता है, ठीक है, टीचर जो पढ़ाती है वो सब पढ़ता है, ठीक है, क्लास वर्स में सब टॉप वॉप मारता है। और बैक बेंचर कभी नहीं पढ़ता और हमेशा फेल होता है। तो ये अब पहले बैक बेंचर की बात चल रही है, डम टर्मिनल। और इसके पास जो है, ये मतलब एग्ज़ाम के वक्त है ना, छोटे छोटे चैप्टर्स करके जाता है। और इसके पास दिमाग भी ज़्यादा नहीं है, इस ब्रेन इज स्मॉल। So, a dumb terminal consists of microprocessor on which small programs can run, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं इस पे, एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, छोटा ब्रेन। अब नो ऑफेंस टू द बैक बेंचर कम्युनिटी भाई, क्योंकि भाई मतलब ऑफेंस तो नहीं है, ऐसे ही एग्जांपल दिया है। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक आई ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और ये बस ध्यान में रख लो, एमसीक्यू में आ सकता है। अ डम टर्मिनल डज नो प्रोसेसिंग ऑन द इनपुट कैरेक्टर्स, यानी कि इनपुट कैरेक्टर्स पर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करता। अब इसे समझते हैं, डम टर्मिनल क्या है? ये छोटे छोटे प्रोग्राम रन करता है, यानी कि एग्जाम के वक्त छोटे छोटे चैप्टर्स करके आता है बस, ठीक है। और एंड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, यानी इसका छोटा ब्रेन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एकदम बेसिक चीज़ है। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है भाई? इसका पावरफुल हार्डवेयर है, ये जो पीसी का RTX होता है ना, 4090 जो कुछ तो है, ठीक है, ये वो होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, वो है, ठीक है। और इसका सॉफ्टवेयर भी एकदम तगड़ा है डम टर्मिनल से, मतलब ऑफकोर्स भाई टॉपर है तो मतलब होगा ना, सब दिमाग विमाग में सबसे आगे हो गए। इट ऑल्सो हैज़ मोर अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी इसका दिमाग भी बड़ा है, ब्रेन साइज बड़ा है इसका, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डम टर्मिनल इंटेलिजेंट टर्मिनल में। ये टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल वगैरह लिख दो, इनपुट आउटपुट कीबोर्ड स्क्रीन लिख दो, ये वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये भी लिख दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है।
आ गया तो सही है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है, करके जाओ मस्त। सेट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है? अब यहाँ पे हमारा नया एक टॉपिक शुरू हो चुका है इसके अंदर, ठीक है, वो है कंप्यूटर रिलेटेड टू प्रोसेस, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट, सॉरी। तो ये क्वेश्चन अक्टूबर 2002 और अक्टूबर 2004 में आ चुका है। तो चलिए प्रोसेस के बारे में पढ़ता है कि भाई ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन विच compete फॉर द सीपीयू टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि सीपीयू के अंदर है ना बहुत से प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना ये भी उनमें से एक होता है, ठीक है, जो चल रहा है सीपीयू के अंदर, सीपीयू उस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो वही उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है पहली लाइन में, पहली डेफिनेशन में, अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन विच कम्पीट फॉर सीपीयू टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि सीपीयू इस पर अपना वक्त दे रहा है, मतलब बाकी प्रोग्राम्स को ये सीपीयू खाली छोड़कर इसको वक्त दे रहा है, इसलिए इसको प्रोसेस कहा जाता है। और सीपीयू के कुछ रिसोर्सेज भी यूज़ करता है, ठीक है, जो अदर रिसोर्सेज मतलब आप बोल सकते हो उसे। In simple terms, a program does not compete for computing resources such as a CPU, time or memory, whereas a process does. यानी कि आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स है ना वो सीपीयू से टाइम के लिए या फिर रिसोर्सेज के लिए compete नहीं करते, ठीक है। वो तो बैकग्राउंड में अपने आप में चलते ही रहेंगे प्रोग्राम्स, सीपीयू उन पर काम नहीं करेगा। सीपीयू किस पर काम करेगा? प्रोसेस पर। यानी कि जो आप यूज़र की कोई डिमांड है कि यानी कि मुझे ये फ़ाइल खोल के दिखा, इस फ़ाइल में मैं रीड करना चाहता हूँ तो इसको सेव कर जाके, तो वो काम करता है सीपीयू। सीपीयू प्रोग्राम्स से कुछ नहीं करता। प्रोग्राम जो है वो टाइम या फिर रिसोर्सेज के लिए compete नहीं करते हैं सीपीयू में, ठीक है, और प्रोसेस करता है। तो ये सेकंड पॉइंट में दिया गया है हमें। इन सिंपल टर्म, प्रोग्राम डज नॉट compete फॉर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और टाइम और मेमोरी। अरे यार ये बार बार ये होता जा रहा है ना। हाँ भाई हाँ। हाँ, टाइम और मेमोरी, वेयर एज अ प्रोसेस डज, यानी कि प्रोसेस जो है टाइम, मेमोरी और रिसोर्सेज के लिए compete करता है। और थर्ड पॉइंट, मैं सेकंड में इतना लिख दो। थर्ड पॉइंट क्या है? वंस यूजर वांट टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इट लोकेटेड ऑन डिस्क एंड लोडेड इन द मेन मेमोरी एट द टाइम इट बिकम्स अ प्रोसेस बिकॉज इट देन compute फॉर सीपीयू टाइम एंड अदर रिसोर्स। थर्ड में क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट को और थोड़ा सा मतलब फैंसी वे में बोल रहा है ये। तो क्या बोलता है कि मान लो कि अगर एक यूजर को एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, यानी कि ये जो प्रोग्राम की बात हो रही थी, प्रोग्राम जब तक पीसी में ऐसे इंस्टॉल्ड है तब तक वो सही है। अगर प्रोग्राम को तुम एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो फिर वो प्रोसेस बन जाते हैं। कैसे? प्रोग्राम जो है डिस्क पर लोकेटेड होता है मेन मेमोरी में, ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द डिस्क इन द मेन मेमोरी। एट दैट टाइम इट बिकम्स अ प्रोसेस इफ इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वो प्रोसेस बन जाता है। बिकॉज मतलब अगर उसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो प्रोग्राम को, तो फिर वो सीपीयू उस पर काम करना पड़ेगा ना भाई, सीपीयू को प्रोग्राम पर काम करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस बन जाता है तभी। यानी कि वो रिसोर्सेज के लिए और टाइम के लिए compete करना शुरू कर देता है। एंड दैट इज़ हाउ एक प्रोग्राम प्रोसेस में बदल जाता है। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन जो टाइम और रिसोर्सेज के लिए compete करता है सीपीयू के साथ। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है? यानी कि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम मान लो गेम, गेम जो है अगर मतलब आपने इंस्टॉल करके रखा है तो वो कुछ नहीं करेगा, ना सीपीयू से टाइम के लिए, ना मेमोरी के लिए, ना रिसोर्सेज के लिए, किसी के लिए भी compete नहीं करेगा। बट एक प्रोसेस जो होता है वो करता है compete। और फाइनल थिंग, यूज़र को अगर मान लो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, गेम खोलना है, तो गेम खोलने के लिए वो फाइल ओपन करना पड़ेगा ना भाई। तो सीपीयू उस पर काम करेगा। तो काम करेगा मतलब कि जो प्रोग्राम जो है वो सीपीयू से अपना टाइम ले रहा है, सीपीयू से उसका टाइम ले रहा है, फिर उसकी मेमोरी ले रहा है, और उसके साथ साथ उसके जो रिसोर्सेज है वो भी यूज़ कर रहा है, तो उससे मतलब उस समय वो प्रोसेस बन जाता है। सो दैट्स हाउ ये प्रोग्राम एक प्रोसेस बन जाता है और ये आपका आंसर खत्म हो जाता है। वेरी इजी आंसर अगेन। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एट द प्रोसेस लेवल इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम विद एग्जांपल। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको आपके प्रीलिम्स में भी दिखेगा, आपके मिड टर्म्स में अगर होगी होगी एग्जाम तो उसमें भी दिख गया होगा आपको। तो क्या है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट? ये मतलब हाँ, एज यू कैन सी बहुत बार रिपीट हुआ है। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है? तो इस डायग्राम को विजुअलाइज करो, ठीक है, मतलब आपको दिख रहा है ये डायग्राम में से, तो इसे देखते रहो और मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझते रहो।
Multi-programming is the concept of increasing utilization of CPU by always having something for CPU to execute. मल्टी प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या होता है? आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो, मान लो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, पर आपने बैकग्राउंड में कोई गेम डाउनलोड करने की रखी है, तो सीपीयू उस गेम को डाउनलोड करते करने के लिए क्या करेगा? गेम जैसे जैसे डाउनलोड होती जा रही है आपकी पीसी में, वो उस फाइल को उठाएगा और मतलब उस डाटा को उठाएगा और किसी गेम के फाइल में डालता रहेगा जब तक गेम पूरा डाउनलोड नहीं हो जाता। तो मल्टी प्रोग्रामिंग वही होता है। आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना है और हमेशा सीपीयू को कोई काम देकर रखना है। यानी कि अगर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ तो सीपीयू मेरा साइड में गेम डाउनलोड करके मतलब उसको सेव करता रहेगा किसी जगह पर। ठीक है, तो ये कहता है हमारा फर्स्ट पॉइंट मल्टी प्रोग्रामिंग। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? इन मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू कैन एग्जीक्यूट टू और मोर प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है। When process 1 waits for an external event such as IO operation, CPU execute process 2 and vice versa. अब इसे समझते हैं कैसा? यानी कि लेट्स से आपने दो गेम डाउनलोड करने के लिए लगाए, ठीक है? सो एक गेम है 100 MB का और दूसरा गेम है 1 GB का। तो आपने पहले 1 GB वाले गेम को डाउनलोड करने लगाया और और सेकंड आपने 100 MB वाले गेम को डाउनलोड करने लगाया। तो 1 GB वाला डाउनलोड हो रहा है, तब तक 100 MB वाला हो गया डाउनलोड, ठीक है? पर आपका फोकस तो 1 GB वाले पे ही है। आपको फिर सीपीयू ने बताया कि भाई 100 MB वाला हो गया गेम डाउनलोड, तो आप उसके पास गए, आपने उसको बोला कि हाँ ठीक है सेव कर दे इसे, तो उसने सेव कर दिया। यानी कि क्या? यानी वो उसके लिए रुका था। इट वेट्स फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट सच एज इंटर इनपुट या फिर आउटपुट ऑपरेशन, वो आपके लिए रुका था कि आप इसे सेव करने बोल दो। जब आपने उसे सेव करने बोल दिया तो उसने उस गेम को किसी किसी फाइल में सेव कर दिया और अब उसका पूरा ध्यान होगा आपकी 1 GB वाले गेम पर डाउनलोड करने के लिए। इस एग्जाम्पल की मदद से आप इस वाले पॉइंट को लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड थिंग, व्हेन सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ये मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है, मान लो कि ये प्रोसेस वन होता है, ये हमारा 1 GB का गेम, और ये सेकंड है हमारा 2 MB का गेम। 2 MB का गेम पहले डाउनलोड हो गया, तो मैंने इसको फिनिश करने बोला, तो इसने फिनिश करने गया और फिनिश करते करते जो बीच का टाइम गैप हो गया, मतलब ये फिनिश करने गया तो इसने इस प्रोसेस को थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, वो फिनिश करने गया और फिनिश करके जब आया तो ये जो गैप बन गया, टाइम का थोड़ा सा गैप बन गया यहाँ पे। सो उस गैप को कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसे बोलते हैं। सो उस दो प्रोसेस की स्विचिंग में जो गैप होता है उसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है मतलब यानी कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन हमें इंक्रीज करना है, मतलब उसे हर समय कोई टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए देने के लिए। सो सेकंड पॉइंट हमारा बन जाता है कि वो एक दो या दो से ज़्यादा टास्क एक समय पर एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि जब प्रोसेस वन जो है वो कोई एक्सटर्नल इवेंट के लिए वेट कर रहा है, तो तब तक वो प्रोसेस टू को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। और थर्ड, when CPU switches from one process to another, the time taken is called as context switching. Time required is called as context switching. अगर आपको इसे एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करने बोला है तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपको वही बोलना है कि एग्जाम्पल ए और बी ये दो प्रोसेस ले लो, बीच में जो है टाइम गैप दिखा दो, उसे लेबल कर दो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और ए और बी को कुछ भी बोल दो, मतलब एक प्रोग्राम है, गेम मत बोलना। ठीक है, गेम मतलब आई डोंट थिंक वो एप्लीकेबल होगा। तो प्रोग्राम बोलना कि भाई एक प्रोग्राम 1 GB का है, एक प्रोग्राम 200 MB का है। तो 200 MB का पहला हो गया तो फिर वो एक्शन के लिए रुका था, मैंने इसी सेव बोला तो उसने उसको सेव कर दिया, और फिर थोड़ा सा गैप हुआ और फिर वो प्रोग्राम वन पे आ गया। वो जो गैप हुआ उसे कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ऐसा बोल देना। ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे उसके लिए। व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग? प्रोसेस को शेड्यूल करना क्या होता है उसे अभी समझते हैं। ओह नो, ये क्या लाइन है भाई। हाँ, तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया जुलाई 2019, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। In a multi-user operating system, a number of programs are running simultaneously. These are called as processes. ठीक है, यानी कि एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत सी यूज़र्स काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोग्राम उस पर चल रहे हैं, मतलब हर यूज़र कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इन प्रोग्राम्स को कहा जाता है प्रोसेसेस। In this case, the OS has to keep operating system has to keep track of all these processes.
ठीक है, यानी सभी प्रोसेस का ट्रैक रखना है और एक के बाद एक उन्हें एग्जीक्यूट करते रहना है। तो ये शेड्यूल करता है, ठीक है। तो शेड्यूलिंग क्या है, ये इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए। सो इसमें से हमने ये पॉइंट कर लिया, सेकंड कर लिया, फर्स्ट कर लिया हमने, और लेट्स सी और कौन सा करना चाहिए हमें। आई थिंक एक सेकेंड ना, मुझे कुछ चेक करने दो। 31st क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन 34, यस, हमें इसमें से जो एक्सटर्नल प्रायोरिटी और इंटरनल प्रायोरिटी है, ये हमें इस क्वेश्चन में से ही करना है। इस क्वेश्चन नहीं, 34th क्वेश्चन में से, सॉरी। या सो इसमें टर्न अराउंड टाइम हमें करना है, वेटिंग टाइम भी इम्पोर्टेंट है, रिस्पॉन्स टाइम भी इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ। तो मैंने क्या बोला कि प्रोसेस शेड्यूलिंग, तो इसमें अब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। सीपीयू जो होता है ना, अगर बहुत टास्क होते हैं ना, तो सीपीयू जिस टास्क को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए, वैसे उन्हें असाइन कर देता है। ठीक है, अब वो प्रायोरिटी जो है वो या तो यूज़र डिफाइन करता है या फिर सीपीयू अपने आप डिसाइड करता है, अगर यूज़र ने नहीं बताया होगा तो। अगर यूज़र ने बताया कि भाई ये हाई प्रायोरिटी वाला टास्क है, तो सीपीयू उसे पहले करेगा। अगर यूज़र ने कुछ नहीं बताया तो सीपीयू देखेगा कि भाई मुझे मेरे पास कितने टास्क हैं, इसमें से कितने टास्क मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं। तो अगर यूज़र ने जो टास्क अभी जस्ट दिया है वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो मैं उसे पहले करूँगा। अगर उसे बाद में भी किया तो चलेगा, तो मैं उसे बाद में करूँगा। ऐसे, तो ऐसे करता है सीपीयू। तो इसमें टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द टाइम अ प्रोग्राम और जॉब इज सबमिटेड एंड व्हेन इट इज कंप्लीटेड। यानी कि जॉब इज सबमिटेड एंड व्हेन इट इज कंप्लीट, यानी कि यूज़र ने सीपीयू को एक जॉब करने के लिए सबमिट किया और सीपीयू ने कितने समय में उसे कंप्लीट करके दिया, उसे कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। यानी कि इस यूज़र ने जॉब दिया, सीपीयू ने कितने देर में कंप्लीट करके दिया, उसे कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टाइम अ जॉब स्पेंड वेटिंग इन द क्यू ऑफ अ न्यूली एनिमेटेड प्रोसेस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट रिसोर्सेज टू इट बिफोर कमेंसिंग इट्स एग्जीक्यूशन। वेटिंग टाइम यानी कि यूज़र ने सीपीयू को जॉब करने दिया, अब सीपीयू ने बोला कि नहीं भाई ये तो लो प्रायोरिटी वाला जॉब है, इसे थोड़ा सा मैं वेट कराता हूँ, बाकी जॉब मैं पहले करा लेता हूँ। तो उसे जो जितनी देर उस जॉब को वेट करना पड़ा, जब तक उस पर एक्शन हुआ, उसे कहा जाता है वेटिंग टाइम। ठीक है, इसे इंग्लिश में लिख देना, बस मैं आपको हिंदी में इजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब और अपना थर्ड जो है वो है रिस्पॉन्स टाइम। इट इज़ द टाइम स्लाइस फॉर responding to a question or a event. It depends on the degree of multi-programming efficiency of the hardware along with the OS and the policy of OS to allocate the resources. मतलब कि जो आप यूज़र प्रोवाइड कर रहा है जॉब, ठीक है, फिर से जॉब नहीं, मान लो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है यूज़र सीपीयू को, तो उस जॉब को मतलब उस जॉब का सवाल का जवाब देने के लिए सीपीयू कितना टाइम ले रहा है, उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो इसमें आपको बस इस मतलब यहाँ तक लिख दो तो भी चलेगा। उसके आगे का मैटर जो है उसमें बहुत से हैवी हैवी वर्ड्स है, तो वो लर्न होगा कि नहीं, अगर हो गया तो वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैंने जो भी आंसर बताया, ठीक है। सारा मार्क होने के बाद मेरा स्क्रीनशॉट लेते रहना उसका, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मार्क कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको निमोनिक्स भी दे रहा हूँ उन चीज़ों को लर्न करने के लिए। ठीक है, तो इसे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब बहुत से प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सभी का ट्रैक रखना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग के बाद ये टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम यानी कि एक टाइम जॉब को सबमिट किया और सबमिट होने के बाद सीपीयू ने उसे कितनी देर में फिर से यूज़र को दिया, उसे कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम यानी कि जॉब को सबमिट किया और सीपीयू ने बोला कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला कि भाई नहीं ये लो प्रायोरिटी वाला है, इसे बाद में करूँगा, और फिर जितनी देर उस जॉब को वेट करना पड़ा उसे कहा जाता है वेटिंग टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम यानी कि यूज़र ने जॉब दिया और उस जॉब का आपको रिस्पॉन्स आने में, उस क्वेश्चन का जवाब आने के लिए जितना समय लगा, उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स। तो ये हो गया आपका व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग का। तो इन दो पॉइंट्स को बता देना और एंड में इस तीन को पॉइंट्स को बता देना। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 मार्क्स के लिए। सो या इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा बार पूछा नहीं है तो इससे आने के चांसेस है। इसके आगे आते हैं अभी, ये आई थिंक हमारा कौन सा है, हाँ अभी हम लास्ट क्वेश्चन पर है। सो प्रायोरिटी अभी हमें डिस्कस करना है, इंटरनल प्रायोरिटी एक्सटर्नल प्रायोरिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 34
पे उन्होंने बोला कि करो, बट लेट मी एक्सप्लेन यू ऐसे ही, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रायोरिटी क्या होता है, यानी कि जब यूज़र जो है, मतलब मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं सीपीयू को बोल रहा हूँ कि भाई इस मेरे जो जॉब है उस जॉब को सबसे पहले कर। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे जॉब को सबसे पहले कर दो, ठीक है। तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल प्रायोरिटी, यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद से बता रहे हो कि मेरा जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, उसे पहले कर, ठीक है। तो आप एक्सटर्नली प्रायोरिटी बता रहे हो, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल प्रायोरिटी। इंटरनल प्रायोरिटी क्या होता है कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कुछ बताया नहीं कि भाई इसको पहले प्रायोरिटी देना है वगैरह कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि हाँ ये ऐसा प्रोग्राम है, मैं बाकी जो प्रोग्राम्स कर रहा हूँ इसके रिलेटेड ये अभी कंपेयर करेगा कि किस इसे कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर इसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी तो इसको ये पहले करेगा, और अगर इसको कम प्रायोरिटी दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बाद में करेगा। सिंपल। परचेज प्रायोरिटी, दिस प्रायोरिटी यूज इन सम डाटा सेंटर सिचुएशन में यूजर pays फॉर द टाइम यूज्ड, और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आर चार्ज हायर रेट। यानी कि अब इसमें क्या होता है, यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को पे करता है कि भाई तू पैसे ले पर मेरा टास्क पहले कर, ठीक है। ये होता है परचेज प्रायोरिटी में। और टाइम स्लाइस, हाँ, ईच प्रोसेस इज नॉर्मली गिवन सर्टन टाइम टू रन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, इट इज कॉल्ड एज टाइम स्लाइस। यानी कि जो भी प्रोग्राम या फिर प्रोसेस सीपीयू रन कर रहा है, जिस पर सीपीयू काम कर रहा है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, उसे सर्टेन टाइम दिया ही जाता है। मान लो वो प्रोसेस मतलब कम प्रायोरिटी की हो, ज़्यादा प्रायोरिटी की हो, वो मैटर नहीं करता, उसे सर्टेन टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर उस सीपीयू ने कंप्लीट किया तो ठीक है, वरना उस सीपीयू को अगले टास्क पर मूव करना ही है, ठीक है। तो सीपीयू मतलब मान लो कि हाई प्रायोरिटी वाला टास्क है, तो सीपीयू उस पर अच्छे से काम करेगा, जितना टाइम दे रहा है उसे अच्छे से करेगा। पर अगर वो टाइम मतलब वो टास्क उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं हुआ तो सीपीयू को मूव ऑन करना ही है और आगे वाले टास्क पर जाना ही है। इसे कहा जाता है टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस शॉर्ट में क्या होता है कि भाई टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम दिया है सीपीयू को उस पर एक्ट करने के लिए, ये होता है अपना टाइम स्लाइस, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया है, वो आप मतलब नोट्स ले लेना उसके, क्योंकि मैंने यहाँ पे उस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। सो या तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को अभी रिवाइज कर लेते हैं फट से। सो वी आर एट क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या था, 3 एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, पिम, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, स्टोर, रिट्रीव एंड मॉडिफाई द डेटा, तो क्रिएट कर सकते हो फाइल, ओपन फाइल, डिलीट फाइल। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, कीप ट्रैक रखता है सारे फाइल्स का। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, इट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द मेमोरी लोकेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, फीचर ऑफ विंडोज 98 ईजियर टू यूज, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सेकंड, फाइल कैन बी ओपन विद सिंगल क्लिक, और मल्टीपल मॉनिटर को सपोर्ट करता है। ये फास्ट होता है, फास्ट ओपन करता है विंडोज 95 से। वेब इंटीग्रेशन, इजीली कनेक्टेड टू द इंटरनेट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एक्सप्रेस और ईमेल को यूज़ करता है। और लास्टली जो है आपका एंटरटेनमेंट, मतलब मोर एंटरटेनिंग, यानी कि डीवीडी और डिजिटल ऑडियो को सपोर्ट करता है। सेकंड मतलब थर्ड, लाइनक्स। लाइनक्स जो है ये सारे इंपॉर्टेंट में कर्नल जो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे कि प्रोसेसर और वर्चुअल मेमोरी को मेंटेन करता है। सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर, जैसे मैं लाइब्रेरी में अंदर बोला, स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशन कर्नल से इंटरैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये फंक्शंस होते हैं। और सिस्टम यूटिलिटी, यानी कि जो इंडिविजुअल और स्पेशलाइज मैनेजमेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, ये उसका डायग्राम है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो व्हाट इज फाइल फंक्शन सिस्टम। तो फाइल फंक्शन सिस्टम क्या, फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम क्या होता है कि ये यूज़र को डिफाइन और फाइल को डिफाइन करने का और डायरेक्टरी को मतलब स्पेस एलोकेट करने के लिए अलाउ करता है। सेकंड, ये इसमें आप डाटा स्टोर या डाटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। थर्ड, आप फाइल को ओपन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो। फंक्शन और डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, इट मूव डाटा फ्रॉम ड्राइवर टू टर्मिनल। यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल पे यूज़र है, ड्राइवर से यूज़र तक ले जाने का काम करता है ये डिवाइस मैनेजमेंट। और ब्लॉक नंबर्स आर कनेक्टेड इनटू सेक्टर नंबर। फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम यानी कि जो फर्स्ट वन यहाँ पे हमने डाला वही यहाँ पे, ठीक है। तो फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम या फिर डाटा हो सकता है। फाइल को क्रिएट करने के लिए जो मैंने आपको बोला वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल वो आपको बता देना है इसके अंदर। इसके आगे अगर हम देखें तो ट्रैक्स और सेक्टर वाला, ये जो सेक्टर है मैग्नेटिक डिस्क होती है, अलग अलग ट्रैक्स होते हैं और ट्रैक पे सेक्टर होता है। सेक्टर जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सेक्टर के अंदर जो है मतलब 4 से 32 बाइट्स का मतलब स्पेस होता है उसके, नहीं 4 तो रेड्यूस सेक्टर्स होते हैं हर ट्रैक में, और 32 से 4096 बाइट्स की स्पेस होती है
हर सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद सीक टाइम क्या होता है, रीडर हेड को करेक्ट ट्रैक पे जाने के लिए, यानी 1 से 3 पे जाने के लिए। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, यानी कि इसको एक्टिवेट करने के लिए कि ये 1 से 3 पे गया, फिर उसने वो एक्टिवेट हुआ और फिर उसने डाटा रीड किया, उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन टाइम। और लेटेंसी टाइम क्या होता है, इस सेक्टर को यहाँ तक इसके नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, उसे कहा जाता है लेटेंसी टाइम। नेक्स्ट, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि पार्टीशन के इस तरफ हुआ तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ हुआ तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये दो एग्जांपल बता देने हैं कि 1024 के 4 ब्लॉक फिट किए तो 597 बाइट्स का मेमोरी वेस्ट हो गया, और 512 जॉब्स थे, उसमें से 256 जॉब्स हमें नए करने थे तो 256 वेस्ट हो गए। तो वैसा। उसके बाद वीडियो आता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसमें टू पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के, इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड और स्क्रीन, डम टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। इसमें टॉपर, बैक बेंचर। तो इसमें डम टर्मिनल जो है इसका छोटे प्रोग्राम रन करता है और उसकी मेमोरी कम होती है, वही बेसिक आई ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है इसका पावरफुल हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है एज कम्पेयर टू द डम टर्मिनल, और ये इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस, यानी कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन जो टाइम और रिसोर्स के लिए कंप्लीट करता है सीपीयू के साथ। उसके बाद सिंपल टर्म्स में अगर इसे कहा जाए तो प्रोग्राम जो होता है प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करता है बट प्रोसेस कंप्लीट करता है टाइम और रिसोर्सेज के लिए। और ये जो आपको एग्जांपल इसके बारे में बता देना है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है इसमें सीपीयू को हमेशा कुछ काम देते रहना है। उसके बाद ये जो प्रोसेस के बीच में जो टाइम होता है इसे कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो टाइम इसमें वेस्ट हो गया। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जो प्रोग्राम मैंने बोला गेम वाला बोला, तो गेम वाला एग्जांपल मत लिखना, बट हाँ प्रोग्राम बता देना उसकी जगह पे। उसके बाद मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग अभी जस्ट किया हमने, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, वेरी इजी, एक एक लाइन के आंसर है। और उसके बाद प्रायोरिटी, एक्सटर्नल प्रायोरिटी यानी कि बाहर से यूज़र बता रहा है इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी। इंटरनल प्रायोरिटी यानी कि सीपीयू डिसाइड कर रहा है। परचेस प्रायोरिटी यानी यूज़र पैसे दे रहा है। और टाइम स्लाइस यानी कि हर प्रोग्राम को सर्टिफिक मतलब स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है उस पर रन करने के लिए, सीपीयू को काम करने के लिए। सो दैट्स ऑल गाइज, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।